Hello everyone, my name is Advocate Ajay, and today welcome back to my channel, The Lawman and Team. And today I'm going to talk about some provisions and some practical aspects of litigation that we as a new generation lawyer need to understand for our better practice. And before I start, I request you guys to watch my video from beginning till end so that you get ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे बस और ये एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जितने भी न्यूली रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, न्यू कमर्स लॉ स्टूडेंट्स हैं, जिनकी फाइनल ईयर है, जो भी लिटिगेशन में जाना चाहते हैं और उन सब के लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग होता है इस लिटिगेशन में, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। एक छोटा सा इनिशिएटिव है मैं और मेरी टीम के द्वारा, ताकि हम थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होकर भी चीज़ें कर सकें और आगे प्रोग्रेस कर सकें। सो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, छोटी मोटी, जो सभी लोगों को पता होगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम जानते जाएंगे जो भी कोर्ट में चलता है। तो कंप्लेंट शिकायत करता होता है, कंप्लेंट वो भी होता है जो कोर्ट में केस फाइल कर देता है, कंप्लेंट वो भी होता है जो थाने में जाके कंप्लेंट दे के आता है। जिसके खिलाफ़ कंप्लेंट दी जाती है वो एक अक्यूज्ड कल्प्रिट या उसे अक्यूज कल्प्रिट परपिट्रेटर कुछ भी कह देते हैं। उसके अलावा एपेलेंट जो अपील करता है और जिसके खिलाफ़ अपील की जाती है वो रिस्पोंडेंट होता है। और प्लेंटिफ जैसे क्रिमिनल मैटर्स में कंप्लेनेंट, वैसे ही सिविल मैटर्स में प्लेंटिफ होता है जो मेन कंप्लेनेंट होता है, जो केस फाइल करता है, जिसे हम वादी बोलते हैं। और डिफेंडेंट जिसके खिलाफ़ प्लेंटिफ ने केस फाइल किया होता है सिविल मैटर्स में, प्रॉपर्टी के मैटर्स में, वो डिफेंडेंट कहलाता है, जिसे कि हम हिंदी में प्रतिवादी भी कह देते हैं। और हम इसके अलावा डिक्री होल्डर, यानी कि जिसने डिक्री ले ली है, जिसके फेवर में ऑर्डर डिक्री वाला पास हो गया, उसको डिक्री होल्डर बोलते हैं। और जजमेंट डेटर वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की जाती है। इसके अलावा ये पीई और डीई क्या होता है, ये हम कई बार शॉर्ट में, अगर हम जजमेंट ऑर्डर पढ़ें या कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं तो वहाँ पे पीई डीई जैसे वर्ड लिखे होते हैं। तो पी मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी कि कंप्लेनेंट विक्टिम की तरफ से जो भी वकील होता है उसके द्वारा जो गवाही कराई जाती है, तो वो गवाही प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं। और जो अक्यूज्ड होता है उसके, जो विक्टिम की अपोजिट पार्टी होती है उसके द्वारा जो, मतलब यानी कि अक्यूज्ड होता है उसकी तरफ से जो भी गवाही होती है उसके विटनेसेस की, वो डिफेंस एविडेंस होते हैं उसके। उसके अलावा ये पीडब्ल्यू क्या होता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन, यानी कि कंप्लेनेंट, यानी कि विक्टिम के जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं। जनरली हम जजमेंट या किसी एप्लीकेशन में देखते हैं P1, P2, P3, PW1, PW2, PW3, यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2। उसी तरीके से DW यानी कि डिफेंस विटनेस। अब इसमें से एक जानने वाली बात यह है कि हम जब भी ये लिखते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस, इसके अलावा हम कंप्लेनेंट विटनेस या अक्यूज्ड विटनेस क्यों नहीं लिखते? तो पहली बात, कंप्लेनेंट की क्रिमिनल मैटर्स में केस जब हम पढ़ते हैं, कभी भी आपने केस का नाम पढ़ा हो क्रिमिनल मैटर्स में, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड का नाम आता है। तो यानी कि कंप्लेनेंट की तरफ से कंप्लेनेंट ना खड़ा होकर के एक स्टेट खड़ा होता है। स्टेट अपने वकील लाता है जिसको प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, जो हमने CRPC के सेक्शन 24 में डिफ़ाइन किया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड वकील होते हैं। तो ये कंप्लेनेंट विक्टिम की सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट उनकी तरफ से केस लड़ता है। और दूसरी तरफ अक्यूज्ड को फिर अक्यूज विटनेस क्यों नहीं कहते, डिफेंस विटनेस क्यों बोलते हैं, डिफेंस एविडेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्यूज्ड एक के, तो फ्रेंड्स इसका रीज़न ये है
कि अक्यूज्ड विटनेस या कंप्लेंट विटनेस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एक प्रिजम्पशन है क्रिमिनल लॉ के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब a person is presumed to be innocent unless and until his guilt is proved, and the prosecution needs to prove his guilt beyond all reasonable doubts, and if any single doubt is left, then the benefit of doubt will go to the accused and accused will be let free। तो इसका मतलब ये है कि कानून की नज़रों में जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको इनोसेंट ही माना जाता है जब तक कि उसका गिल्ट, कसूर पूरी तरीके से सबूतों के द्वारा प्रूव ना कर दिया जाए। तो तब तक उसको दोषी अक्यूज़्ड ना कह करके उसको डिफेंस यानी कि अपनी तरफ से डिफेंड करने वाला कहते हैं, और इसीलिए उसकी तरफ से जो भी गवाह आते हैं वो डिफेंस विटनेस होते हैं, और जो सबूत आते हैं वो गवाही होती है और डिफेंस एविडेंस की होती है। इसलिए कभी अक्यूज़्ड विटनेस या अक्यूज़्ड एविडेंस नहीं यूज़ किया जाता है। और जो रेप के केसेस में जो रेप विक्टिम होती है उसको हम प्रोसिक्यूट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे देख सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि ये लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब किसी बंदे का मर्डर हो जाता है तो एक थ्योरी एप्लीकेबल की जाती है एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कि मरने वाले व्यक्ति के साथ जो बंदा उसके मरने से पहले उसके साथ देखा गया था आखिरी बार, उसके ऊपर सबसे पहले शक जाता है। तो उसी पे शक जाता है कि मरने वाले के साथ मरने से पहले ये बंदा था XYZ, तो कहीं इसी ने तो मर्डर नहीं किया। तो इसलिए लास्ट सीन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बंदा आखिरी में व्यक्ति देखा जाएगा डिसीज़ के साथ उस पे शक जाता है, और फिर उससे सवाल जवाब, पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन जो भी है पुलिस करती है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि ये डेथ के बारे में कि वैसे तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल डेथ एज सच। ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा समझाने के लिए लिखा है कि जनरली जब एक मर्डर हो गया है, डेथ हो गई है किसी बंदे की, तो किसी भी नेचुरल सर्कमस्टांसेस में तो क्रिमिनल डेथ है, वो तो समझ में आ जाती है। लेकिन जब सिविल डेथ क्या होता है, ये सिविल डेथ यानी, और क्रिमिनल डेथ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बंदा परमानेंटली इस दुनिया से जा चुका है, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ही हैज़ पास्ड अवे, वो भगवान के घर जा चुका है, कैसे भी कह सकते हैं। लेकिन सिविल डेथ के अंदर एक बंदा पॉसिबल है कि शायद वो मरा भी ना हो, क्या पता वो ज़िंदा हो, फिर सिविल डेथ वर्ड क्यों यूज़ कर लेते हैं एविडेंस एक्ट के अंदर। सिविल डेथ इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि कई बार एक बंदा, एविडेंस एक्ट के अनुसार कहा गया है कि जिस बंदे के बारे में 7 साल तक उसके रिलेटिव, जानकार, सगे संबंधियों ने कभी नहीं सुना, या उन लोगों ने भी नहीं सुना जो सुनते अगर वो होता जिंदा, तो 7 साल तक अगर ऐसा व्यक्ति के बारे में कोई अता पता नहीं चलता तो कोर्ट उसे डेड मान लेती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड सिविल डेथ। तो यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक पति विदेश में जाता है, कमाता है, आता है, फिर जाता है, एक टाइम के लिए अचानक से वो मिसिंग हो जाता है, और 7 साल, 8 साल, 9 साल बीत गए हैं, अब हस्बैंड का कोई अता पता नहीं। तो ऐसे में वाइफ अकेली, और अपना आपको संभालना, मेंटेन करना, अपने बच्चे संभाल पाना मुश्किल, और उसको अपने राइट टू कंपेनियनशिप भी चाहिए। तो अपना ऐसे में वो ये मान ले, कोर्ट के अनुसार वो सिविल डेथ की डिग्री ले लेती है कि उसका पति मर चुका है और वो दूसरी शादी के लिए अप्लाई कर सकती है। अदरवाइज़ क्योंकि हस्बैंड के ज़िंदा रहते हुए, एक स्पाउस के ज़िंदा रहते हुए दूसरी शादी करना बाइगेमी एक ऑफेंस है, लेकिन सिविल डेथ की डिग्री लेने के बाद में वो दूसरी शादी कर सकती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लेंट का, एक्चुअली में क्या होता है कि हम कंप्लेंट तो काफ़ी सारी दे देते हैं, जैसे कि कई बार तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंटें जाती हैं, तो ये जो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाती हैं, SHO को मार्क होती है और एक IO प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये नॉर्मली जो कंप्लेंट जो रजिस्टर में चढ़ाई जाती हैं पुलिस के, उसकी एक एंट्री हमें मिलती है, तो DD एंट्री।
तो DD एंट्री मतलब डेली डायरी रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री की जाती है। तो ये डेली डायरी एंट्री वाली कंप्लेंट होती है। ये बस पुलिस के पास ही पड़ी रहती है। इसमें पुलिस ही करती है जो भी उसे करना होता है, लोकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो। और ये कंप्लेंट के बेसिस पर केस जो है कोर्ट में नहीं जाता जब तक कि FIR दर्ज ना हो जाए। और दूसरी होती है 156(3) की कंप्लेंट। हमेशा हम लोकल लैंग्वेज में सुनते आते हैं कि 156(3) लगा दो, 156(3) लगा दो। एक्चुअली 156(3) की ये कंप्लेंट जो है डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को जाती है। जब भी कोई पुलिस वाला कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध हुआ है और फिर भी FIR रजिस्टर करने से मना करता है, FIR रजिस्टर कर लिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, या इन्वेस्टिगेशन करता है लेकिन इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है, और उस इन्वेस्टिगेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट फाइल कर दी है और चार्जशीट में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं दिखती, तो ऐसे सब सिचुएशंस में मजिस्ट्रेट के पास पावर 156(3) की कंप्लेंट लगाने के बाद वो FIR रजिस्टर करने के ऑर्डर भी कर सकता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी कर सकता है, चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी कर सकता है, और कह सकता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेट करो और एक और चार्जशीट फाइल करो, जिसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। अब थोड़ा सा और अगर चीज़ों पर गौर करें तो हम पाते हैं कि कंप्लेंट जब भी पुलिस स्टेशन में जाती है तो कंप्लेंट दो अपराधों को मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हम करते हैं। एक संज्ञेय अपराध की कंप्लेंट, एक गैर संज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट, और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट। तो अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस तुरंत FIR रजिस्टर कर लेगी, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस होते हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को अगर सूचना मिलती है तो FIR रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन करे और चार्जशीट दायर करे कोर्ट में। लेकिन NCR क्या है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, तो ऐसे केसेस में पुलिस वाले जो है FIR रजिस्टर नहीं करते, NCR काट के दे देते हैं और कंप्लेनेंट को बोलते हैं कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और कंप्लेंट फ़ाइल कीजिए। मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर कर देगा तब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो फिर इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट फाइल करने का सारा प्रोसीजर वही रहता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। अब ये चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट 173 CRPC में पुलिस द्वारा फाइल की जाती है जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, गवाहों के स्टेटमेंट, 161 के बयान, जो भी कुछ सबूत हाथ लगे वो सब चार्जशीट में फाइल होकर के कोर्ट में भेज दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भेज दिए जाते हैं। इस चार्जशीट को कभी कभी चालान भी कहते हैं हिंदी में। और ये चार्जशीट को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। एक है CR क्लोज़र रिपोर्ट, एक है FR फाइनल रिपोर्ट। जब पुलिस को सबूत मिले हैं और लगता है कि हाँ अक्यूज़ के ख़िलाफ़ कुछ सबूत पाए गए हैं तो वो एक फ़ाइनल रिपोर्ट बना के भेज देगी, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा और चार्जेस फ्रेम करेगा अक्यूज़ के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ अगर पुलिस ने क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल क्यों करती है? क्लोज़र रिपोर्ट जब फाइल करती है जब कोई सबूत ना मिले हो कि उसके ख़िलाफ़, तो ऐसे में क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल कर दी जाती है। लेकिन जब क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल कर दी जाएगी तो जो कंप्लेनेंट है वो इस बात को देखकर बहुत ही निराश, हताश हो जाएगा। उसके लिए क्या रेमेडी है? अगर क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल कर दी जाए ये कह करके कि कोई सबूत नहीं मिले, अक्यूज़ड एकदम निर्दोष है, तो ऐसे सिचुएशन में इस क्लोज़र रिपोर्ट के ख़िलाफ़ एक पेटिशन दायर की जा सकती है, जिसको प्रोटेस्ट पेटिशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटेस्ट पेटिशन इसलिए होती है कि क्लोज़र रिपोर्ट को हम प्रोटेस्ट कर सकें, अपोज कर सकें, ताकि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया जा सके
कि इसमें चार्जशीट फाइल की जाए दोबारा से एक बार, चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए और इन्वेस्टिगेशन करके। आइए जानते हैं कि ये नोटिस टू विटनेस क्या होता है। विटनेस को नोटिस जाता है 160 CRPC में, तो इसको अटेंडेंस नोटिस भी बोलते हैं, अपीयरेंस नोटिस भी बोलते हैं। ये नोटिस एक विटनेस को जाता है जिसमें जिस भी व्यक्ति को फैक्ट्स के बारे में पता हो, केस के बारे में पता हो, जब पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति को इस केस के बारे में पता हो सकता है तो उसे विटनेस बना करके उसका ये नोटिस बना के भेज दिया जाता है 160 में, ताकि वो पुलिस के सामने अपीयर हो और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सके और केस से संबंधित जुड़े बातें वो बता सके। एक नोटिस और जाता है विटनेस को, वो सेक्शन 91 में होता है। इसमें विटनेस को कोर्ट में डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है। 160 में विटनेस को खुद अपीयर होना होता है, 91 में विटनेस को खुद अपीयर होने की बजाय उसको ये बोला जाता है कि आप केस से संबंधित ये सबूत जो हैं वो पेश करें। तो बेल के बारे में हम जानते हैं कि बेल के बारे में वैसे तो सभी को पता है, लेकिन दो ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पे भी डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 436 CRPC, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट पुलिस से ही मिल जाती है, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एज अ मैटर ऑफ राइट मतलब कंपलसरी है, बेल मिलेगी ही मिलेगी इन ऑफेंसेस में जब बेलेबल ऑफेंस हुआ हो। उसके अलावा जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। दूसरा, बेल पुलिस नहीं कोर्ट ही देती है। तीसरा, वो भी कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, बेल भी दे भी सकती है और मना भी कर सकती है। अब यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस में 2 टाइप्स की बेल हो सकती हैं, एक तो एंटिसिपेटरी बेल और एक रेगुलर बेल। एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 में है CRPC में, जिसे हम प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं और अरेस्टिंग स्टे भी बोला जाता है इसमें। यानी कि अरेस्ट करने से पहले किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इस केस में अरेस्ट हो जाऊंगा तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये बेल अरेस्ट करने से पहले ही दे दी जाती है, इसलिए दिस इज़ कॉल्ड दी प्री अरेस्ट बेल। एंड द सेकेंड वन इज़ रेगुलर बेल, जो कि अरेस्ट होने के बाद बेल के लिए अप्लाई किया जाता है और बेल मिलती है तो वो रेगुलर बेल होती है। और इस बेल को पोस्ट अरेस्ट बेल भी कहते हैं, और ये सेक्शन 437 CRPC में अप्लाई की जाती है। Now let's understand some other concepts of bail also here. Transit anticipatory bail and transit bail normally. तो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल एक्चुअली में क्या होता है, जब किसी पर्सन को जो कि दूसरे स्टेट में रह रहा है, स्टेट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और उसे ये डर है कि मुझे कहीं दूसरे स्टेट से अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ सकती है या अरेस्ट का डर है दूसरे स्टेट से, तो वो दिल्ली में अप्लाई करके पहले ही अरेस्ट होने से पहले वो बेल ले लेता है। अब उसी तरीके से ट्रांजिट बेल के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिट बेल एक्चुअली में क्या है कि सपोज कि एक बंदे ने क्राइम कर दिया है, वो दिल्ली में रहता है, उसने साइबर क्राइम किया है जिसमें IT एक्ट की धाराएं लगती हैं, स्पेशली सेक्शन 66। अब उसके पास में ऐसी सिचुएशन में पुलिस क्या करती है, जब दूसरे स्टेट में कोई अपराधी रह रहा है तो उसको डायरेक्टली तो तुरंत जाके अरेस्ट कर पाना नामुमकिन होता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को 41A का नोटिस जाता है। 41A के नोटिस को हम प्री अरेस्ट नोटिस भी बोलते हैं। इस नोटिस के ज़रिए
जैसे कि बेंगलुरु से कोई नोटिस आता है किसी दिल्ली में रहने वाले के पास कि 7 दिन के अंदर अंदर 41A का नोटिस दे दिया जा रहा है आपको। नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर आप बेंगलुरु के XYZ पुलिस स्टेशन में आकर के अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। तो ये होता है ट्रांजिट बेल। तो ऐसे में यहाँ पे ट्रांजिट बेल के लिए क्या करना होता है कि वो दिल्ली में ही रह करके दिल्ली के ही कोर्ट में अप्लाई करता है और उस कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि बेंगलुरु के कोर्ट से उसे बेल मिल जाए। तो वो बेल वहाँ से मिल जाती है अदर स्टेट से और यहाँ पे ट्रांजिट कर दी जाती है, यानी कि यहाँ पे भेज दी जाती है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांजिट बेल। आइए जानते हैं जमा तलाशी क्या होती है। बहुत बार सुनते हैं कि जमा तलाशी की एप्लीकेशन लगा देंगे। सेक्शन 51 CRPC के प्रोविज़न में जमा तलाशी बताई गई है। तो लोकल लैंग्वेज में कहें तो एक पर्सन जब अरेस्ट हो जाता है उसकी तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद जो भी उसके पोजेशन से सामान मिलता है उसकी एक लिस्ट बना करके उसको कस्टडी में, उस सामान को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। उस सामान की एक लिस्ट रसीद बना करके, जो कि अगर कोई सामान मिला है तो बैगेज रसीद बना करके उस अक्यूज़ को दे दी जाती है। तो फिर वो सामान जब अक्यूज़ बेल पर बाहर आ जाता है तो वो सामान उसे चाहिए होता है वापस। तो जमा तलाशी की एप्लीकेशन लगा करके वो सामान वो कोर्ट से ले सकता है। जो जमा तलाशी की एप्लीकेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से लगाई जा सकती है कि एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग दी आर्टिकल्स एग्जाम्पल 2 फोन 1 रिस्ट वॉच एक्सेट्रा एक्सेट्रा taken by IO namely so and so during arrest of the applicant। डिफ़ॉल्ट बेल, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेल का? तो सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 जैसे ही 90 या 60 डेज़ का पीरियड दिया गया है, 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट का कोई अपराध किया हो तो उसमें 90 डेज़ में चार्जशीट फाइल करनी होती है। 10 साल तक का अपराध हो तो उसमें 60 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। और पुलिस ने यहाँ अगर इन्वेस्टिगेशन 90-60 डेज़ में कंप्लीट नहीं की है, चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो 90-60 डेज़ का पीरियड ख़त्म होते के साथ ऑटोमेटिकली अक्यूज्ड के पास में बेल का प्रावधान बन जाता है। उसको ऑटोमेटिकली बेल मिलेगी ही मिलेगी, प्रोवाइडेड कि ही इज़ विलिंग एंड रेडी टू फर्निश द बेल एंड बेल बॉन्ड। तो उसको बेल मिलती है। तो इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल, कि बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिलती ही मिलती है कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी, पुलिस की तरफ से गलती हुई, डिफ़ॉल्ट हुआ, तो इस डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा मिलता है कि उसको, और उसको डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिलती है। इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। So guys, I hope you must have enjoyed my video, and I'll be coming up with more updates with more legal provisions. Stay tuned to my channel, keep watching, and you guys are most welcome to make any comment, question, clarification, suggestion below in the comment box. Thanks for watching.